नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव आई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 402 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है या बार बार रिवीजन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 402 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? ए डिसलेक्सिया, बी डिसग्राफिकल, सी हाइपरलेक्सिया, डी डिसकैलकुलिया। तो कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी डिसग्राफिकल। ठीक है, डिसग्राफिकल नहीं होता तो डिसग्राफिया होता है। ठीक है, तो डिसग्राफिकल ये जो है अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है। बाकी डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिसकैलकुलिया है। आप लोग ध्यान रखना, डिसग्राफिकल मतलब होता है, डिसग्राफिकल मतलब होता है आपत्तिजनक। हाइपरलेक्सिया एक सिंड्रोम है जिसमें बच्चे अक्षर या संख्याओं से आकर्षित होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, आप लोग 2-3 कम से कम 3 तो आप याद रखिए शुरू के। कौन कौन से? डिसग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या। ये 3 आपको जो प्रॉब्लम है ये याद होना चाहिए। ठीक है, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिसफेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑटिज्म सामाजिक अंतर क्रिया क्षमता, ऑफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता। ठीक है, तो ये हो गया। और जो अगला है दूसरा, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है ए ध्यान धारणा की कमी, भी अलग सोच, पढ़ने में प्रभावशीलता, सी पढ़ने में अक्षमता, डी दोहरावदार लोकोमोटल क्रियाओं में व्यस्त। तो सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, पढ़ने में अक्षमता। अगला प्रश्न है, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है ए क्षमता निर्माण का भाव, बी अभिभावकों की कोई भागीदारी नहीं, सी अलगाव, डी संवेदीकरण। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी संवेदीकरण। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो ए बुद्धिमान हो, बी अधिक पढ़ा लिखा हो, सी विशेष रूप से प्रशिक्षित हो, डी संवेदनशील हो। तो दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो, सही जवाब हो जाएगा 4 का सी विशेष रूप से प्रशिक्षित हो। अगला प्रश्न है, निम्न में ध्यान रखना, आप जो 4 नंबर है इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित हो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। विशेष रूप से प्रशिक्षित रहेगा तो बुद्धिमान भी रहेगा, अधिक पढ़ा लिखा भी रहेगा, या फिर अनुभवी रहेगा, संवेदनशील भी हो जाएगा। तो किसी को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर देंगे तो सी इसलिए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? ए विशिष्ट विद्यालय, बी एकीकृत विद्यालय, सी समावेशी विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए विशिष्ट विद्यालय। अगला प्रश्न है, जिक्स क्रियाएं संबंधित हैं ए भूमिका निर्वहन से, बी प्रत्यय संप्राप्ति से, सी सहकारी अधिगम से, डी मस्तिष्क उद्वेलन से। तो जिक्स क्रियाएं संबंधित हैं, सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना सी सहकारी अधिगम से। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? ए सामान्य छात्रों को अलग समूह में रखना चाहिए, बी विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए, सी विशिष्ट बालकों को प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है ए निष्पत्ति परीक्षण, बी व्यक्तिगत प्रशिक्षण, सी विशेष विद्यालय व कक्षाएं, डी नेतृत्व का अवसर देना। तो प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है, सही जवाब हो जाएगा ए निष्पत्ति परीक्षण। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ए व्यवहारिक निर्देशन पद्धति, बी व्याख्यान पद्धति, सी पाठ्यपुस्तक पद्धति, डी पुनरावृत्ति पद्धति। सही जवाब हो जाएगा बी व्याख्यान पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ए व्यक्तित्व परीक्षण, बी बुद्धि परीक्षण, सी अभिवृत्ति परीक्षण, डी शैक्षिक परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए व्यक्तित्व परीक्षण। अगला प्रश्न है, जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह ए विशिष्ट शिक्षा, बी एकीकृत शिक्षा, सी निर्देशात्मक शिक्षा, डी सामान्य शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना आप लोग, बी एकीकृत शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? तो ए घर तथा परिवार का उचित वातावरण बनाना, बी बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण, सी बालक के रुचि के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन, डी परिवार तथा विद्यालय के मध्य समन्वय। तो निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 12 का बी बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? ए एकीकृत शिक्षा, बी सामान्य शिक्षा, सी निर्देशात्मक शिक्षा, डी विशिष्ट शिक्षा। तो किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, सी निर्देशात्मक शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्देशात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, या परीक्षा के पूर्व किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा 15 का बी 2009 में। अगला प्रश्न है, भिन्न अधिगम कर्ता वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण, तो सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना, डी सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, और ऑटिज्म में संबंधित है, ए सामाजिक अंतःक्रिया, बी पढ़ने में अक्षमता, सी लिखने में अक्षमता, डी गणना में अक्षमता। सही जवाब हो जाएगा ए सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारी पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। पहला विकास का अधिकार, बी अभिव्यक्ति का अधिकार, सी मनोरंजन का अधिकार। तो निम्न में कौन बाल अधिकार है? तो ए केवल 1, बी केवल 1 और एवं 3, सी केवल 2, 3, डी 1, 2, 3। सही जवाब हो जाएगा 18 का, डी 1, 2, 3। मतलब यूनाइटेड नेशन सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए बाल अधिकार पर। तो तीनों हैं, ठीक है, विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार, तीनों जो हैं बाल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? ए या लोगों के मध्य भिन्नता को स्वीकार करता है, बी या लोगों के मध्य अक्षमता को स्वीकार करता है, सी या लोगों में भेदभाव बढ़ाता है, डी या लोगों में समानता लाता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, या लोगों के मध्य भिन्नता को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन किस वर्ष हुआ? सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, 13 दिसंबर 2006 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? ए बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बी बच्चों के लिए धैर्य एवं लगाव, सी छात्रों की क्षमता का ज्ञान, डी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर है? ए वे प्रायः औसत बुद्धिमत्ता के होते हैं, बी वे अधिकांश क्षेत्रों में सीखने हेतु योग्य होते हैं, सी उन्हें एक क्षेत्र में अधिगम अक्षमता होती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक सृजनशील छात्र निम्न से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? तो ए प्रश्न का सही उत्तर देकर भी समस्या पर वास्तविक विचारों को व्यक्त करके, सी अन्य के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार, डी किसी समस्या का समाधान। सही जवाब हो जाएगा बी समस्या पर वास्तविक विचारों को व्यक्त करके। अगला प्रश्न है, बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है, तो ए 20 से 20,000,
हर्ट्ज, बी 20 से 2000 हर्ट्ज, सी 200 से 2000 हर्ट्ज, सी 1000 से 20,000 हर्ट्ज। तो सही जवाब हो जाएगा 24 का ए। 2 से 2000 हर्ट्ज के बीच जो होती है ये बच्चे या फिर युवा सुन सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बी छात्रों के मध्य भिन्नता लाता है तथा भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है। सी छात्रों की क्षमताओं अक्षमताओं के अनुसार अधिगम आवश्यकताएं निर्धारित करना। बी विशेष रूप से भिन्न क्षमता वाले बच्चों के अधिगम परिणामों में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए। एक समावेशी विद्यालय सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक एक विशिष्ट बालक होता है या कथन है। ए सत्य, बी असत्य, सी अनिश्चित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सत्य। अगला प्रश्न है, सैमुअल ग्रेडले विवेक किस देश से संबंधित हैं। ए अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी ब्रिटेन। सही जवाब हो जाएगा ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, आईईपी का पूर्ण रूप होता है। ए पारस्परिक एजुकेशन प्रोग्राम, बी इंटर एजुकेशन प्रोग्राम, सी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है, SCERT का पूर्ण रूप क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा 30 का सी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, DIET डाइट का पूर्ण रूप क्या है। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, SSA का पूर्ण रूप क्या है। ए सर्व शिक्षा अभियान, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी ए सर्व सेवा अभियान, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी सच्ची सेवा अभियान, डी इनमें से कोई नहीं। तो SSA का पूर्ण रूप क्या है। सही जवाब हो जाएगा बी सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, विकलांगजन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 33 का ए 1995। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों को किसमें मापा जाता है। तो ए डेसिबल, बी किलोग्राम, सी डायोप्टर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए डेसिबल। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक होने का आधार। ए शैक्षिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी मानसिक विकास, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी सभी। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक होने का आधार शैक्षिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, तीनों। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि होती है। तो सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना ए 85 से कम। 140 प्लस है तो ध्यान रखना प्रतिभाशाली हो जाएगा, ठीक है। और यदि 90 या फिर 91 से 110 है तो ये सामान्य हो जाते हैं, याद रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा बालक विशिष्ट बालक नहीं है। ए पिछड़ा बालक, बी औसत बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी विकलांग बालक। सही जवाब हो जाएगा बी औसत बालक। अगला प्रश्न है, सामान्य बालकों की IQ होती है। ए 90 से 110, बी 70 से कम, डी सी 85 से ज़्यादा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए 90 से 110। ये सामान्य बालक है, 140 प्लस है तो ये प्रतिभाशाली बालक है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए 1993 में। आप प्रश्नों का जवाब देते चलें, गलत होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न याद होता जाएगा, ठीक, साथ में बने रहेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, DPEP का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा ए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP केंद्र प्रायोजित योजना 1994 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में DPEP कब शुरू हुआ। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी 1994 में। अगला प्रश्न है, DPEP का मुख्य उद्देश्य था ये ड्रॉप आउट दर को कम करना, भी प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, ए बी दोनों। ड्रॉप आउट दर को कम करना, प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना शुरू की। तो सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, केंद्रीय सरकार ने। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया। सही जवाब हो जाएगा बी, 1990 में। 1975 में हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट था, जो बाद में 1990 में संशोधन करके डिसेबिलिटी एक्ट हुआ। अगला प्रश्न है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए अंधेपन का संरक्षण, बी कम दृष्टि संरक्षण, सी सुनने में परेशानी का संरक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट से है। ए 250, बी 249, सी 253, डी 251। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, 253 से। अगला प्रश्न है, क्या NIOS समावेशी शिक्षा में मददगार होती है। तो सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, हाँ। अगला प्रश्न है, कौन सा सार्वभौमिक प्राइमरी शिक्षा पर बल देता है। ए UGC, बी NCTEC, सर्व शिक्षा अभियान, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा सार्वभौमिक प्राइमरी शिक्षा पर बल देता है। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, क्या तमन्ना एक गैर लाभ स्वैच्छिक संगठन है। सही जवाब हो जाएगा ए, हाँ। अगला प्रश्न है, NGO का पूर्ण रूप क्या है। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, RCI भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी। सही जवाब हो जाएगा 51 का बी, 22 जून 1993 में। अगला प्रश्न है, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, स्पेशल एजुकेशन नीड, महत्वपूर्ण पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है। ए स्वास्थ्य, बी वंशानुक्रम, सी पर्यावरण, डी उपयुक्त सभी। तो बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो पर्यावरण वंशानुक्रम अक्सर पूछा गया है, तो ध्यान रखना दोनों का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया है। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी जीवन पर्यंत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन के जनक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, फ्रैंक पार्सन। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है। ए वंशानुगत कारण, बी जैविक कारण, सी वातावरण संबंधी कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण विधि है। एक खेल कूद विधि, भी शिक्षण की, सी शारीरिक व्यायाम की, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण की। अगला प्रश्न है, निर्देशन का उद्देश्य है। ए भावी जीवन के लिए तैयार करना, भी समाज में यथोचित स्थान दिलाना, सी या विकास हेतु दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है, डी इनमें से कोई नहीं। निर्देशन का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ए सैमुअल ए क्रिक, बी रीस मैन्सी, हेविंग हर, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, सैमुअल ए किर्क। अगला प्रश्न है, निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कमन नहीं है। तो ए लंगड़े लूले लंगड़े हथकटे, बी पाँव फिरासी, मनोवैज्ञानिक विकार, डी लकवाग्रस्त। इसमें बोल रहा है गत्यात्मक अक्षम बालक कौन सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, मनोवैज्ञानिक विकार। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिप प्रयोग की जाती है। ए बाणी बाधित, बी दृष्टिबाधित द्वारा, सी ऋणात्मक बालक द्वारा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, दृष्टिबाधित द्वारा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न से कौन है। ए श्रवण बाधित, बी दृष्टिबाधित, सी वाणी बाधित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम बाधिता की विशेषता है। ए पढ़ने की असमर्थता, बी लिखने की असमर्थता, सी संप्रेषण को समझने की समस्या, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, उपयुक्त सभी। तो अधिगम बाधिता की विशेषता है
पढ़ने की असमर्थता, लिखने की असमर्थता, संप्रेषण को समझने की समस्या। डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पैटर्न वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ए न्यून अवधान विकार, बी अपसारी चिंतन, सी धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, डी एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से मानसिक बिछड़ेपन का कारण नहीं है? ए वंशानुगत, बी शारीरिक कारक, सी संवेदनात्मक कारक, डी सांस्कृतिक कारक। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, सांस्कृतिक कारक। ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है, बाकी शारीरिक संवेदनात्मक वंशानुक्रम है। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों की विशेषता है? ए अप्रसन्नता, बी भय, सी संदेह, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी झांसी, सी नई दिल्ली, डी आगरा। सही जवाब हो जाएगा ए देहरादून। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? ए जिज्ञासु, बी झगड़ालू, सी सृजनात्मकता, डी व्यक्ति में नवीनता। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना बी झगड़ालू। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान है? ए अमूर्त चिंतन का भाव, बी लघु अवधान विस्तार, से दोषपूर्ण शब्दावली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 70 का ए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता हो। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस के समाजीकरण की। तो सही जवाब हो जाएगा बी, प्राथमिक समाजीकरण एजेंसियां हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं? ए मंदबुद्धि बालक, बी प्रतिभावान, सी बाल अपराधी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है? ए 140 से ज़्यादा, बी 90 से कम, सी 90, डी 50 से कम। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, 140 से ज़्यादा, ये प्रतिभाशाली का है। और सामान्य बालक का 91 से 110। सभी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है? तो ए दल शिक्षण, बी उपचारात्मक शिक्षण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, दल शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? ए सहयोगी, बी संसाधन युक्त, सी अहंकारी, डी ऊर्जावान। सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, अहंकारी। अगला प्रश्न है, समावेशित कक्षा कक्ष प्रभावशीलता हेतु क्या आवश्यक नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 76 का सी, शारीरिक व मानसिक दंड। ये समावेशी कक्षा कक्ष प्रभावशीलता हेतु आवश्यक नहीं है। सभी के लिए विद्यालय, दिव्यांगता अनुकूल विद्यालय वातावरण, सहायक तकनीकी उपकरणों के उचित प्रयोग, ये है। लेकिन शारीरिक व मानसिक दंड निगेटिव पॉइंट, ध्यान रखना सी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है? ए विशेष बालकों के लिए, बी सामान्य बालकों के लिए, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए विशेष बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के आयाम है? ए पहुंच, बी स्वीकृति, सी प्रतिभागिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सभी को शिक्षा का अभिप्राय है? ए पूर्व बाल अवस्था देख रेख एवं शिक्षा, सी बी प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सी सभी वंचितों एवं बाधितों की शिक्षा, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, किस दस्तावेज में कहा गया है सामान्य भागीदारी के रूप में आम समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना तथा साहस एवं विश्वास के साथ जीवन का सामना करने योग्य बनाने में? सही जवाब हो जाएगा सी का बी, NPE 1986। अगला प्रश्न है, लेखन संबंधी अक्षमता है? ए डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिस्ग्राफिया। तो लेखन संबंधी अक्षमता है। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अक्षमों की शिक्षा में बाधाएं हैं? ये परिवार व समाज के नकारात्मक प्रवृत्ति, बी अक्षमों की उपनाम, सी संसाधनों की कमी, डी
उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दिव्यांग बालकों के कौन कौन से विद्यालय हो सकते हैं? ए विशिष्ट विद्यालय, बी समावेशी विद्यालय, सी एकीकृत विद्यालय, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं है। ए अक्षम बालकों की शिक्षा, बी दिव्यांग श्रेणी के अनुसार अलग अलग कक्षा, सी मानवीय पूंजी का निर्माण, डी व्यक्तिगत लाभ। सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, व्यक्तिगत लाभ। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक कक्षा विविधताओं को स्वीकार और सम्मान किया जाता है, भी कम अक्षम और समान बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है, सी शिक्षक जानकार तथा संवेदनशील होते हैं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में क्या शामिल नहीं है? ये सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश, भी दिव्यांग बालकों का प्रवेश, सी विशिष्ट शिक्षण विधि का प्रयोग, डी विशिष्ट पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 86 का ए, सभी प्रकार के बालकों का प्रवेश। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री क्या नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, वीडियो टेप्स। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधितों हेतु शैक्षिक सुविधाएं हैं। ये श्रवण सहायक उपकरणों का उपयोग, भी श्रवण प्रशिक्षण, से कक्षा का समुचित प्रबंधन, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना डी ये सभी। अगला प्रश्न है, दृष्टि क्षमता को मापा जाता है। ए स्टेल चार्ट द्वारा, बी ऑडियोमीटर द्वारा, सी माइक्रोफोन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए स्नेलन चार्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, PWD एक्ट 1995-96 के अंतर्गत दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी में कितने प्रतिशत ग्रस्तता होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी 40%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द दिव्यांगता से संबंधित नहीं है? ए दिव्यांगता, बी अक्षमता, सी गंभीरता, डी असमर्थता। सही जवाब हो जाएगा सी गंभीरता। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया गया है? ए दृष्टि दिव्यांग बच्चे, बी श्रवण दिव्यांग बच्चे, सी मानसिक मंद बच्चे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, राज्य बेरोजगारों, वृद्धों, रोगी व्यक्तियों व असहाय व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यवसाय तथा जन सहायता का प्रावधान करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, अनुच्छेद 41 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है, राज्य बेरोजगार, वृद्ध, रोगी व्यक्तियों व असहाय व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यवसाय, जन सहायता का प्रावधान करेंगे, तो अनुच्छेद 41। अगला प्रश्न है, PWD एक्ट 1995-96 कल्याण के लिए है। ये दिव्यांग जनों, भी मजदूरों के लिए, शिक्षकों के लिए, डी किसानों के लिए। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, दिव्यांग जनों के लिए। PWD एक्ट किससे संबंधित है? दिव्यांग जनों से, ऐसे ही पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की कौन सी विशेषता असत्य है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा सी, विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएं सामान्य होती हैं। बाकी तीनों सही है। विशिष्ट बालकों के गुण व प्रकृति सामान्य बालकों से अलग होती हैं। विशिष्ट बालकों के विकास हेतु विद्यालय कार्य प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। डी विशिष्ट बालक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तीनों सही है, सी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी समस्या नहीं होती है? ए सामाजिक विघटन की समस्या, बी क्षमों को समझने की समस्या, सी व्यवसायिक प्रशिक्षण की समस्या, डी औपचारिक शिक्षण की समस्या। सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक विघटन की समस्या। अगला प्रश्न है, बहुदिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? ए एक प्रकार की दिव्यांगता, बी दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता, सी किसी प्रकार की दिव्यांगता नहीं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का, ध्यान रखना बी, दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता ये बहुदिव्यांगता होती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से बालक नहीं आते? ए प्रतिभाशाली, बी मानसिक मंद बालक, सी सामान्य बालक, डी शारीरिक दोष वाले बच्चे। सही जवाब हो जाएगा सी, सामान्य बच्चे। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदिता तथा अधिगम क्षमता है। ए दोनों एक, बी दोनों अलग अलग, सी दोनों पर आश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक मंदिता अधिगम क्षमता, सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों परस्पर आश्रित।
अगला प्रश्न है, बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा हेतु मंद बुद्धि बालकों को कितने भागों में बांटा गया है? ये शिक्षा प्राप्त करने योग्य बी, प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य सी, अभिरक्षण ये डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दिए, एग्जाम में पूछ सकता है। ए बी ए से तात्पर्य है ए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, बी अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, सी अप्लाइड बेसिक एनालिसिस, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस क्षमता को दर्शाती है? एक कम, बी मध्यम, सी तीव्र, डी प्रगाढ़। अगला प्रश्न है, कौन सा विशिष्ट बालक है? ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़ा बालक, सी विकलांग बालक, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए यूनानी, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। तो आप लोग ध्यान रखना, इन प्रश्नों को आप बार बार देखिए, एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। 7 बजे आप लोग आ जाएं, 7 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो लिंक आप प्लेलिस्ट 402 इस जगह पर क्लिक करिए, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, अगला भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 9, समावेशी विद्यालय का निर्माण। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 7 बजे आप लोग आ जाया करें, 7 बजे ही हल करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।